Welcome student of class 12. This side Deepak sir with another video of Indian Economics Development chapter number 3. आज बेटा मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 3 जो हमारे यहाँ है वो है फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा आप लोगों को शुरू से पता है, जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। ब्रिटिश पीरियड में 85% पॉपुलेशन हमारे गांव में रहती थी और हमारे यहाँ मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर का है। हमारे यहाँ सबसे प्रमुख कारण है खेती बाड़ी, पहले अपने पेट भरने के लिए होती है और जो बचता है फिर हम उसे मार्केट में बेचते हैं। आज भी हमारे यहाँ लगभग 70% लोग गांव में रहते हैं। 1 लाख से ऊपर गांव है और गांधी जी ने कहा था कि असली भारत जो है गांव में बसता है। आज उसी एग्रीकल्चर की फीचर्स को, समस्याओं को और सॉल्यूशंस को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करते हैं। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें हमारे यहाँ 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर का है वो अपना योगदान करता है और उस योगदान से हमारी जीडीपी बढ़ती है। सेकंड, सप्लाई ऑफ बेस्ड गुड्स। हमारे यहाँ जैसे गेहूं, चावल, दालें, ये सब बेस्ड गुड्स में आते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे यहाँ 131 करोड़ की आबादी को पेट भरने के लिए गेहूं, चावल, दालें, अन्य चीज प्रदान करता है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सारा योगदान रोजगार में करता है। लगभग 48.1% आबादी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर से रोजगार प्राप्त करती है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ही लगी रहती है, जिससे उनको पैसा मिलता है और अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर की जो फसलें हैं वो हमारे यहाँ कारखाने को कच्चा माल देते हैं। जैसे कॉटन की फसलें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, जूट की फसलें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, जैसे गन्ना, शुगर केन जब बोलते हैं वो हमारे यहाँ शुगर मिल को देता है। पहले भी एग्रीकल्चर सेक्टर अंग्रेजों के पीरियड में उनके कारखाने के लिए रॉ मटेरियल प्रदान करता था। आज वही रॉ मटेरियल हमारे कारखानों में, हमारी कंपनियों में काम आता है, जिससे हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी एग्रीकल्चर देता है। जैसे उनको हार्वेस्टर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, थ्रेशर चाहिए, समरसेबल चाहिए, तो ये जो डिमांड है कारखानों में पहुंचती है और कारखाने इन डिमांडों की पूर्ति करते हैं, इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे खेती बाड़ी में उनको आसानी होती है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर आउटपुट्स यानी गुड्स का पूरे विश्व में नाम है। हम लोग मसाले, कॉफी, टी, ETC ये सब चीजें एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों को, जिससे हम लोगों को विदेशी पूंजी प्राप्त होती है और उस पूंजी से हम अन्य चीज और देशों से इंपोर्ट करवाते हैं, जिससे हमारे देश के लोगों की, जनता को की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड होता है जो हमारे देश के अंदर होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। हमारे यहाँ आड़ पे या ट्रकों पे या फसल कटाई पर इतने सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पर फसल खरीदना, बेचना, लोगों तक पहुँचाना, तो ये डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता है, जिसमें बहुत सारे लोग एंगेज रहते हैं और लोगों को उनके घर तक आवश्यकताओं की वस्तु की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसका जो काम है वो ट्रक की सहायता से या अन्य वाहनों की सहायता से एग्रीकल्चर आउटपुट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का।
तो इससे उनको भी काम मिलता है, सर्विस सेक्टर को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, कि वो पैदावार को इधर से उधर ले जाते हैं जहाँ पर उसकी नीड होती है। तो ये सपोर्टर है हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री का भी। लास्ट, वेल्थ ऑफ नेशन। एग्रीकल्चर हमारे देश का वेल्थ ऑफ नेशन है, पूंजी को बढ़ाता है। पूंजी को बढ़ाने में, देश की आर्थिक संपदा को बढ़ाने में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, फीचर्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर की। लो प्रोडक्टिविटी, आज भी पर हेक्टेयर उत्पादन हमारा अन्य देशों की अपेक्षा कम है। हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो चावल का उत्पादन हमारे यहाँ 3.6 है, जो एवरेज हमारे वर्ल्ड में 4.5 से कम है। इसी तरह गेहूं का उत्पादन जो 3.1 है, जो हमारा वर्ल्ड का एवरेज 3.3 से कम है। मेज जो हमारे यहाँ 2.6 है, जो वर्ल्ड का एवरेज 5.6 से कम है। उसके बाद डिसगिस अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। डिसगिस अनएम्प्लॉयमेंट में प्राय एक खेत में 4 लोगों की आवश्यकता है और वहाँ 6 लोग लगे हुए तो 2 लोग एक्स्ट्रा हैं। अगर हम उनको हटा दें तो खेत की पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस छुपी हुई बेरोजगारी को हम डिसगिस अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। आज भी हमारे यहाँ रेनफॉल के ऊपर कृषि निर्भर है। अगर अच्छी रेनफॉल होती है तो अच्छी फसल होती है, और रेनफॉल कम होती है तो फसल की पैदावार कम होती है। किसान के पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, उसको आज भी वर्षा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि हम जो फार्मिंग करते हैं वो जीवन यापन के लिए करते हैं। सबसे पहले पेट भरने के लिए खेती होती है। मान लीजिए किसी किसान को 10 बोरी अनाज प्राप्त होता है, तो उसमें से वो 8 बोरी अपने परिवार के लिए और 2 बोरी बाजार के बेचने के लिए रखता है, क्योंकि पहले वो अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही फसल पैदावार करता है। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, और हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इनपुट्स का अभाव है, जिसके कारण हमारे यहाँ पैदावार कम है, समय बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है और प्राप्ति कम होती है। स्मॉल होल्डिंग्स, स्मॉल होल्डिंग्स में हमने कहा कि हमारे यहाँ खेतों के अलग अलग टुकड़े हैं, एक स्थान पर ना हो के अलग अलग स्थान पे है। मान लीजिए 2 बीघे इधर, 2 बीघे इधर, 2 बीघे इधर, तो बिखरे हुए हैं। अगर हमने एक जगह ट्वेल लगा दिया तो अलग जगह वो ट्वेल की सही कैसे पहुंचेगी? तो अभी उसको इकट्ठा कर एक जगह देने से एक ही ट्वेल से उसकी भूमि की सिंचाई हो जाएगी। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, आज भी जमींदारों में और भूमिहीन किसान में विवाद होते रहते हैं, जिससे हमारे यहाँ प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है। जमींदार भूमिहीन किसान को एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मेहनत ज़्यादा करवाते हैं और देते उनको कम। क्लास बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, हमारे उत्पादन की फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तक की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। आज भी लोग हल से खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो यही चीज़ें हमारे को समय, मेहनत, पैसा अधिक लगता है और प्राप्ति कम होती है। दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर राइट नाउ। अब इन प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, क्या क्या और प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के पर्याप्त साधन नहीं है। आज भी बहुत सी भूमि हमारे पास बिना सिंचाई के फसल खराब हो जाती है। सेकेंड, हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, पूंजी का अभाव है। पूंजी के अभाव के लिए हम लोग नहीं ना तो मशीन खरीद पाते हैं, ना अच्छा बीज खरीद पाते हैं, ना सिंचाई के साधन लगा पाते हैं और ना ही खाद लगा पाते हैं, जिससे हमें अन्न की प्राप्ति नहीं होती या बहुत कम होती है। कन्वेंशनल आउटलुक, आज भी हम लोग अपने घर के लिए खेती पहले करते हैं, बाहर के लिए बाद में करते हैं, तो खेती एक तरह से सीमित रह जाती है परिवार तक, वो देश के विकास में कम काम करती है। स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, हमारे यहाँ अलग अलग जोतों के जोत हैं, अलग अलग खेत पड़े हुए हैं, जिनको बोने में, काटने में, सिंचाई करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम अभी कहेंगे कि जमींदारों में और टेनेंट में कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे हमारी खेती बाड़ी प्रभावित होती है।
लास्ट हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं है अभी। अब तो कुछ मंडियाँ हमारे यहाँ बन गई हैं। पहले क्या था कि जो सेठ साहूकार थे वो गांव में जाकर फसल ले लेते थे, कम दामों पर और अधिक दामों पर बेचते थे, तो किसान गरीबी रह जाता था। तो आज मैंने ये सब आपसे डिस्कस करा, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी, जिसमें पढ़ा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सप्लाई ऑफ वेज गुड, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड, कंट्रीब्यूशन टू द डोमेस्टिक ट्रेड, सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड वेल्थ ऑफ द नेशन। उसके बाद हमने फीचर्स में पढ़ा इंडियन एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी, डिसीज अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, सब्सटेंस फार्मिंग, lack of modern inputs, small holding, landowner tenant conflict और backward technology। उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स की बात करी, तो lack of permanent means of irrigation, deficiency of finance, conventional outlook, small and scattered holding, exporting aggregation and lack of organized marketing system। ये 3 टॉपिक को हमने समझा। आप इनको समझिए, वीडियो को आराम से देखिए, एक एक चीज को समझिए। अगली बार मैं नेक्स्ट टॉपिक नए वीडियो से आता हूँ। थैंक यू फ्रॉम दीपक सर।